पेट्रोल पंप्स और एलपीजी गैस स्टेशन पर इतनी भीड़, लोग घंटों तक लाइन में खड़े हैं। कुछ जगहों पर तो सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि लोग फ्यूल स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल लॉकडाउन की टाइम की तरह। फ्लैशबैक याद है जब 2020 के लॉकडाउन के टाइम लोग पैनिक बाइंग कर रहे थे, राशन हो या मेडिसिन, सब कुछ अचानक खत्म होने लगा था। और अभी वही पैटर्न फिर से रिपीट होता दिख रहा है। और ये सिर्फ एक जगह का सीन नहीं है, कई एरियाज में ऐसे ही हालत देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर अचानक ऐसा हो क्यों रहा है? क्या फ्यूल की कमी होने वाली है या फिर ये सिर्फ एक पैनिक सिचुएशन है जो धीरे धीरे एक बड़ी क्राइसिस में बदल सकता है? कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अगर सिचुएशन कंट्रोल में ना आए तो पेट्रोल और एलपीजी के प्राइसेस तेजी से बढ़ सकते हैं, इवन डबल तक पहुंचने का रिस्क है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ फ्यूल तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट होगी और डेली यूजेस की चीजों का प्राइसेस भी ऊपर जाने लगेंगे। इन सब के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन बताया जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो आखिर क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और क्यों इसका बंद होना पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा माना जा रहा है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। पहले जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक स्ट्रैटेजिक मेरीटाइम चोक पॉइंट है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि पर्शियन गल्फ के अंदर जितने भी ऑयल और गैस प्रोड्यूस होते हैं उसका मेजर हिस्सा इस रूट के थ्रू ग्लोबल मार्केट तक पहुंचता है। अगर नंबर की बात करें तो हर दिन लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल यहाँ से ट्रांजिट होता है, जो ग्लोबल ऑयल कंजप्शन के करीब 20% है। इसके साथ ही कतर जैसे देश से निकलने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इसी रूट से एक्सपोर्ट होता है। ऑयल और गैस के अलावा फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल्स, मेटल्स और फूड सप्लाई चेन से जूड प्रोडक्ट भी इसी पैसेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सिर्फ एक सी रूट नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई सिस्टम का सेंट्रल आर्टरी माना जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक नैरो वाटरवे है जिसका नॉर्थ में ईरान और साउथ में ओमान और यूएई स्थित है। इसके सबसे नैरो पॉइंट है 21 नॉटिकल माइल यानी लगभग 39 किलोमीटर। इतनी कम विड्थ होने के बावजूद इसका डेप्थ 60 से 100 मीटर के बीच है, जो इसी दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल टैंकर के लिए सूटेबल माना जाता है। शिपिंग को रेगुलेट करने के लिए यहाँ इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम लागू की गई है, जिसमें शिप्स के लिए अलग अलग इनबाउंड और आउटबाउंड लेन्स डिफाइन किया गया है। इस नैरो और कंट्रोल स्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक नेचुरल चोक पॉइंट माना जाता है, जहां किसी भी डिसरप्शन का इम्पैक्ट तुरंत ग्लोबल लेवल पर देखा जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस प्राचीन समय से ही रहा है। इस रीजन का सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड नावल एक्सप्लोरेशन 325 BC में नेराचोस के द्वारा किया गया, जिन्होंने इंडस के मेसोपोटामिया तक मेरीटाइम रूट सर्वे किए। 13वीं सदी में मार्को पोलो ने हॉर्मुज़ को एक समृद्ध और व्यस्त व्यापारिक बंदर के रूप में डिस्क्राइब किया। इसके बाद 15वीं शताब्दी में चाइनीज एडमिरल जेंग ही के एक्सपेडिशन ने इंडो अरब ट्रेड नेटवर्क को और मजबूत किया। ये सभी डेवलपमेंट्स इस बात को दर्शाते हैं कि हॉर्मुज़ प्राचीन समय से ही ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का एक की नोड रहा है। मेडिवल पीरियड में हॉर्मुज़ एक इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग पावर था जिसे किंगडम ऑफ हॉर्मुज़ के नाम से जाना जाता था। 1507 में पोर्तुगीज कमांडर अफोंसो दी अल्बुकर्की ने इस रीजन पर कब्जा कर लिया, लगभग एक सदी तक इस पर कंट्रोल बनाए रखा। 1622 में सफीद रूलर शाह अब्बास ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर पोर्तुगीज को हरा दिया और फिर से इस रीजन पर कंट्रोल हासिल किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल हिस्टोरिकल रूप से ग्लोबल ट्रेड और पावर प्रोजेक्शन का एक मेजर फैक्टर रहा है। आज के समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सबसे बड़े रोल ग्लोबल एनर्जी ट्रांसपोर्ट में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी एशियन कंट्रीज में है। चाइना, इंडिया और जापान इस रूट के सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं। एशिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट का लगभग 80% इस रूट से आता है, जबकि एलएनजी इंपोर्ट का 80 से 90% भी इस पर निर्भर करता है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एशिया सेंट्रिक एनर्जी की कॉरिडोर भी माना जाता है। इंडिया अपने लगभग 50% क्रूड ऑयल और 60% नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर निर्भर है। इसका सीधा प्रभाव भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी स्टेबिलिटी पर पड़ता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाता तो सबसे पहले प्रभाव ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा। इससे फ्यूल प्राइसेस में तेजी से वृद्धि होगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर प्रभावित होगा। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो सकता है, एनर्जी क्राइसिस और वाइड स्प्रेड इन्फ्लेशन को जन्म दे सकती है।
1971 में ईरान ने अबू मूसा और तूनब आइलैंड पर कंट्रोल हासिल किया। 1980 के दशक में ईरान इराक वार के दौरान टैंकर्स वार्स हुए। 1988 में यूएस और ईरान के बीच नाभाल कॉन्फ्लिक्ट हुए। 2019 के बाद टैंकर अटैक और सीप सेजर्स की घटनाएं बढ़ी। ये सब इवेंट इस रीजन को लगातार इंस्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। वर्तमान के यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती टेंशन ने ग्लोबल एनर्जी और ट्रेड सिस्टम पर डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट किया है। ईरान की स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम कैपेबिलिटी की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे क्रिटिकल रूट पर रिस्क बढ़ता जा रहा है, जहां से दुनिया के लगभग 20% ऑयल सप्लाई होता है। इसका इम्पैक्ट शिपिंग कॉस्ट और सप्लाई चेन पर दिख रहा है। फ्रेट और इंश्योरेंस महंगा हो रहा है, साथ ही क्रूड ऑयल प्राइजेस भी ऊपर जा रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया जैसे कंट्रीज में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी प्राइजेस पर पड़ रही है। फ्यूल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है और अल्टीमेटली फूड और डेली यूजेस की चीजें भी महंगी होती जा रही है, जिससे ओवरऑल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल ये क्राइसिस एक टिपिकल रीजन कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ज्यादा है। ये ग्लोबल इकोनॉमी आर्किटेक्चर का एक क्रिटिकल वीक पॉइंट को एक्सपोज करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे चोक पॉइंट पर डिपेंडेंसी इतनी हाई है कि कोई भी मिलिट्री टेंशन डायरेक्टली एनर्जी प्राइजेस, ट्रेड फ्लोस और इन्फ्लेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी अब भी जियोपॉलिटिकल शॉक के लिए हाईली सेंसिटिव है। इस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लेवल पे ही रिस्पॉन्स जरूरी है। शॉर्ट टर्म में कंट्रीज को स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व का स्मार्ट यूटिलाइजेशन, डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट रूट फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि इमीडिएट इन्फ्लेशन को कंट्रोल हो सके। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन ही सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। अगर ये स्टेप्स टाइमली इम्प्लीमेंट ना करा जाए तो ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में भी रिपीटेड इकोनॉमी शॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसका बर्डन अल्टीमेटली कॉमन सिटीजन्स पर ही आएगा।